हेलो नमस्कार। 10वीं क्लास के बायोलॉजी विषय की बात करें 2025 में जो लड़का या लड़की पेपर देने वाला है, हम आपको बता दें 2025 में जो क्वेश्चन आने वाला है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। केवल इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाएगा 2025 के लिए, या फिर आगे जो भी पेपर होने वाला 2026 भी हो सकता है। ठीक है, तो हालांकि 2025 की बात करते हैं। तो पाचन तंत्र पहला आपके पचनमरिया बनेगा, 10 गो पचनमरिया बताया जाएगा। 10 गो पचनमरिया यदि पढ़ लेते हो तो कोई ना कोई इसमें से 2 गो आ जाएगा, कोई ना कोई। हालांकि लास्ट में जब 1 महीना 2 महीना रहेगा तो उस समय गेस करने का मौका मिलेगा। अभी आपके पास 4 महीना के आसपास टाइम है, 4 से 5 महीना। इस समय आपके पास टाइम है, 10 के 10 पढ़ लीजिए। रोज रोज एक दिन में 2 गो वीडियो आएगा। आज इस वीडियो में पाचन तंत्र के बारे में बताया जाएगा। पहला आपका पचनमरिया क्लियर कर लिया जाएगा। कल है 2 गो एक साथ किया जाएगा। ऐसे ऐसे एक दिन में 2 गो बनाकर हम वीडियो अपलोड करेंगे। आप उसे देखकर नोट डाउन कर लेना, जो जो हम बोलेंगे ना उसे आंसर लिखते चलना। एकदम समझा कर बताते हुए समझाते हुए चलेंगे, लिखवाते भी रहेंगे। और याद रखना, एक बार में सब माइंड में खोपड़े में घुस जाएगा। तो देखो, पहला पचनमरिया आएगा पाचन तंत्र। दूसरा अमीबा से क्वेश्चन पचनमरिया आने की संभावना होता है। प्रयोगशाला में प्रकाश संश्लेषण को प्रयोग करके दिखाना पड़ते भी पचनमरिया कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। श्वसन तंत्र या फेफड़ा के बनावट और कार्यविधि का वर्णन कर भी पचनमरिया बन सकता है। नेफ्रॉन जिसे ब्रिक बोलते हैं, ये भी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के बारे में पचनमरिया बन सकता है। न्यूरॉन और तंत्रिका तंत्र से भी पचनमरिया बन सकता है। मानव मस्तिष्क क्या है? मानव के जो बुद्धि होता है, इसका बनावट और कार्यविधि का वर्णन कर सकता है। पुष्प के अनुधारी गांठ, जिसमें फूल के बारे में बताना पड़ता है, फूल के साथ संरचना करना पड़ता है और उसके विभिन्न प्रकार के कार्यों का भी वर्णन करना पड़ता है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मतलब जनन के रिप्रोडक्शन सिस्टम के 2 गो हिस्सा होता है। दोनों पचनमरिया आने की संभावना होता है। कभी कभी लैंगिक और अलैंगिक में भी अंतर पूछ लेता है। हालांकि दोनों जब बताया जाएगा तो उस समय हम आपको बता देंगे कि ऐसे कैसे आंसर होगा। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इतना से ज्यादा मत पढ़ना, कम से कम इतना जरूर पढ़ लेना। कम से कम बाबू इतना जरूर 10 गो पचनमरिया पढ़ लो। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब हम 2 नंबरिया की सोचेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला पचनमरिया। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन करते। सबसे पहले आपको पाचन तंत्र ऐसे बनाना पड़ेगा। आप ऐसे मुंह बना देना, ऐसे बना देगा तो बना ही देते हैं, हटाते हैं। और जो एक्चुअली साफ साफ होता है वैसे हम बना रहे, ऐसे ही बनाना जैसे हम बना रहे हैं ना वैसे। सबसे पहले क्या करना, इससे मुंह बना देना। हो गया? क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम आपके सामने नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं बना सकते, इसलिए हम बना रहे वैसे वैसे प्रैक्टिस करो। चलो, और इसके बाद यहाँ देखो, हो गया? ये उसका आंतरिक अंग है। इसके बाद अब यहाँ से हम अंदर की बात करें। अंदर कई प्रकार के हिस्सा यहाँ से पाया जाता है। लाल ग्रंथि होता है, ये श्वास नली होता है, और ये मुख गुहा है। और ये क्या है? मुख गुहा। और यहाँ से आपका फेफड़ा का अंग होता है, और ये आपका डायफ्राम होता है। डायफ्राम, ठीक है, लंबाई बहुत लंबा होता है, तो मान लेते हैं हमें यहीं तक है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे, आप इसे देखोगे तो ऐसे होता है आपका अग्न्यास। 3 भागों में इसे बना लो। अग्न्यास बन गया। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से एक छोटा सा ऐसे रंग देना, और फिर इधर भी रंग देना। 2 हिस्सा रंग देना। एक हिस्सा कहलाएगा, वही कहलाएगा पित्त की थैली, और एक कहलाएगा पित्त की थैली, और एक कहलाएगा प्लीहा। ये प्लीहा है, आधा प्लीहा, ये प्लीहा है। ठीक है, और ये नीचे देखो, ये है अमाशय। अमाशय नाम भी लिखते रहो ना, अमाशय नाम लिख लो। इसके बाद ये देखो यकृत है। क्या है बाबू? यकृत। यकृत बनाओगे, ऐसे फिगर बनाओ तब जाकर 5 नंबर होगा। यकृत हो गया। इसके बाद ये बना देना ग्रास नली। क्या है बाबू? ग्रास नली। ग्रास नली सब मुख जबानी हम ऐसे बताएंगे, मुख जबानी आपको याद हो जाएगा। मुख जबानी, ये देखो, ये है लार ग्रंथि। क्या है बाबू? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है, ये है मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। और ये है आपका श्वास नली। क्या है? श्वास नली, श्वास नली। यहाँ तक ठीक है। ये नामांकित चित्र का मतलब क्या था? पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना देना है। अब इसके बाद नीचे आओ, नीचे की ओर लटकोगे तो ऐसे ऐसे छोटी आंत ऐसे करके बड़ी आंत छोटी आंत ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका हो गया बड़ी आंत का हिस्सा है।
अंदर से ऐसे ही कर देना मॉडल में। ये आपका बड़ी आंत हो गया अंदर वाला, और क्या करना है ऐसे गांज देना, ऐसे ऐसे गांज देना, ठीक है, गांज देना। ये हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत हो गया यहाँ तक। इसके बाद एगो मलाशय यहाँ निकाल देना, रेक्टम चुप कर देना, पैखाना का रास्ते है, इसे कहेंगे मलाशय। फिर यहाँ नाम आप लिख देना, यहाँ आप नाम लिख देना, यह रेक्टम। क्या बाबू, रेक्टम को मलाशय कहते हैं। जिस और नली से मल निकलता, मल मतलब पैखाना, उसे हम बोलते हैं रेक्टम या मलाशय। ये है बड़ी आंत, क्या है आपका बड़ी आंत है, बड़ी आंत, ठीक ना। ये बड़ी आंत हो गया। और ये है आपका भाई अंदर वाला उजारका वाला भाग है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका पाचन तंत्र हो गया। ये नामांकित चित्र हुआ। अब इसके बारे में डिटेल में लिखोगे मुझबानी, हम मुझबानी बताएंगे, एकदम पक्का एक बार में समझ लेना। ये नामांकित चित्र कोई भी देखो बाबू, कोई बचपन से अपने माँ के गर्भ से पैदा होता है तो उस समय ये सीख कर नहीं आता है। हम भी सीखे, आपको भी सीखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सब प्रैक्टिस करता है, सब कोई। तो जो प्रैक्टिस कर लेता है वो 5 नंबर पा लेता है, जो नहीं करेगा बुक यही काम करता है, नंबर नहीं आएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए हम मानते हैं कि आप इसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलो अब श्वास नली, बारी बारी से सबके बारे में सुनो। श्वास नली, श्वास नली किसे कहते हैं, क्या करना, एक एक बारे में एक एक करके हेडिंग डालना, मुझबानी याद हो जाएगा। श्वास नली किसे कहते हैं, जिस नली से सांस लिया जाता है उसे हम श्वास नली कहते हैं। मुख गुहा किसे कहते हैं, मुख। आहार नाल के सबसे पहला भाग मुख गुहा होता है, जिसमें दांत, जीभ और ग्रंथि पाई जाती है। तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है। ग्रास नली किसे कहते हैं, जिस नली से भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय में जिस नली से भोजन आमाशय में जाता है उसे हम कहते हैं ग्रास नली। लार ग्रंथि क्या होता है, जिस ग्रंथि से लार निकलता है उसे हम लार ग्रंथि कहते हैं, जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके बाद देखो यार, आप यहाँ देख सकते हो, इसका नाम है डायफ्राम। ये है डायफ्राम, डायफ्राम। और जब ऊपरा का देख रहे, ऊपरा का हई वाला डायफ्राम है, डायफ्राम। तो डायफ्राम का काम होता है हमारे शरीर के अंदर कोमल अंगों को रक्षा सुरक्षा करने के काम डायफ्राम को दिया जाता है। उसके बाद यकृत के काम होता है पित्त को निकालना, और पित्त के थैली में यहाँ जमा करता है ना। और पियर का पित्त की थैली है, ये वाला पित्त की थैली है, ठीक है। यकृत क्या निकालता है, पित्त। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, इसे कलेजा भी कहते हैं। ये पित्त निकालता है, पित्त निकाल कर पित्त की थैली में जमा करता है। इसके बाद आप देखोगे यह प्लीहा, और ये बगल में प्लीहा है, मरे हुए कोशिकाओं को जमा करता है, और इसे ब्लड बैंक कहते हैं, या फिर कोशिका के मरे हुए पीली, ये जो मरे हुए कोशिका जो भी होते हैं ना यहाँ जमा होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे कब्रिस्तान कहा जाता है या शमशान घाट भी कहा जाता है। और आमाशय, यह आमाशय। आमाशय क्या करता है, भोजन को एकत्रित करता है, 4 घंटा एकत्रित करता है, भोजन को इकट्ठा करता है, और समय समय पर छोटी आंत को देना शुरू कर देता है। और ये जो देख रही है अंगुली नुमा संरचना है, इसका नाम है अग्न्याशय। इसका नाम है अग्न्याशय, अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या करता है, अग्न्याशय कई प्रकार के हार्मोन निकलता है, जैसे बीटा कोशिका नामक, बीटा कोशिका से हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को, मिठास की मात्रा को पचाता है, जिससे मधुमेह या शुगर नामक बीमारी न हो। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो शरीर में मधुमेह नामक बीमारी से बचाता है या ग्लूकोज की मात्रा को पचाता है। जब इसकी इंसुलिन की कमी पड़ जाता है ना, तो हमारे शरीर में मधुमेह या फिर शुगर नामक बीमारी उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखो छोटी आंत, आमाशय हो गया, छोटी आंत है। देखो छोटी आंत क्या करता है, भोजन का संपूर्ण पाचन करता है। छोटी आंत की लंबाई की बात करोगे, छोटी आंत की लंबाई 7 से 8 मीटर होती है। अब भोजन को पूरा पाचन कौन करता है, छोटी आंत। बड़ी आंत क्या करता है, पहले आमाशय से छोटी आंत में आता है और छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत में क्या करता है, जल को अवशोषण करता है, और जल को अवशोषण कर से पूरा चूस लेता है जलवा, उसके बाद से पैखाना बच जाता है, तो लब्ध पीछे से गिर जाता है। तो रेक्टम से क्या होता है, एक प्रकार की मलाशय होता है, मल निकलने का द्वार होता है, पीछे से गिर जाता है। तो भोजन को पचाता है छोटी आंत, और बड़ी आंत क्या करता है, उसमें से जितना पानी रहता है सूख लेता है, वो होता है पैखाना कठेस, और कठेस हो जाता है पीछे से गिर जाता है, तो रेक्टम से गिरता है। तो आपका पूरा प्रोसेस हो गया पाचन तंत्र की, पूरा बारे में पढ़ लिए। वाह, इतना पढ़ते के बारे में 1 लाइन लिख देगा, 2 लाइन लिख देगा ना, समझो हो गया।
अब हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बातें समझा, यहाँ तक मुझे लगता है पक्का समझ लिया होगा। अब इधर देखो, अब हम पाचन तंत्र की परिभाषा बता रहे हैं। देखो हम जो जो बोलेंगे वैसे वैसे आपको लिखना होगा, ठीक है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? देखो तो मनुष्य के शरीर में जितना भी अंग है जो भोजन को पचाने में मदद करता है वो हमारा पाचन तंत्र है। तो कहोगे मनुष्य के शरीर में उपस्थित ऐसा अंग जो भोजन को पचाता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में देखो मुंह भी भोजन को पचाता है, थूरता है ना, तो बड़का बड़का भोज्य पदार्थ खाओगे, बड़का बड़का रहता है ढेला, रसगुल्ले मुंह में खा लेते हो, साली क्या करते जीजा के मुंह में हुर देती है तो बड़का रसगुल्ला होता था, ऐसे होता है। उसके पास बड़का बड़का भोज्य पदार्थ है, जीजा जी क्या करते हैं उसे थूरते करते करते छोटे छोटे कर देते हैं। तो मुखगुहा पाचन किया, मुखगुहा ये वो पहला अंग हुआ। उसके बाद आमाशय में भी कुछ पाचन होता है, छोटी आंत में पाचन होता है, बड़ी आंत में पाचन होता है। ये सब अंग तंत्र है जो आपस में पचाने में भूमिका निभाता है, इसलिए हम कहेंगे पाचक अंग। तो इसका परिभाषा लिखना, ऐसा अंग तंत्र जो भोजन को पचाने में मदद करता हो उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। हो गया। तब लिखना पाचन। पाचन क्या होता है? जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। ऊपरा पाचन तंत्र की परिभाषा लिखना और यहाँ पाचन की परिभाषा लिखना। पाचन तंत्र की परिभाषा लिख लोगे, बोलेंगे वो ऐसा ही। पाचन तंत्र की पाचन का परिभाषा लिखो। पाचन क्या होता है? तो कहना बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाता है। पाचन के मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। पाचन के मुख्य काम क्या होता है? तो भोजन से शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। यहाँ तक सबका हो गया। अब देखो मनुष्य में ना, मनुष्य जो भी भोजन करता है तो उसमें 3 गो चीज का पाचन नहीं होता है और 3 गो चीज के पाचन होता है। नोट में हम बता देते हैं कि आंसर राइटिंग में मन करेगा तो लिख लेना, नहीं तो छोड़ देना। देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका पाचन होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाया जाता है, तो भोजन होता बड़ा बड़ा तो उसे कूचना पड़ता है, इसलिए उसका पाचन हो जाता है। वसा भी तेलों समाज में खाते, उसमें भी मोटा मोटा चीज होता है तो भी उसका भी पाचन होता है। प्रोटीन का भी पाचन होता है, लेकिन पानी के पाचन नहीं होता है। पानी अपने ही पात्र में ही, में पानी एकदम पात्र हो रहा तो पानी बहुत पतला होता है, इसलिए उसका पाचन नहीं होता है। पानी को कुछ के छोटे छोटे बना सकते हो। पानी पियोगे तो क्या उसे कुचा जाता है? ऐसे कुछ पाते हो? नहीं कुछ पाओगे। इसका मतलब पाचन पानी के नहीं हो पाता है। खुद ही पानी पतला है, तो पतला पाचन किसका होता है? जो बड़का बड़का को थूरते हो ना तब तो उसे पाचन कहा जाता है। इसका तो पाचन होगा नहीं पानी का। क्यों? क्योंकि बड़का पदार्थ नहीं है, पानी अपने ही मैटकम में ही आवा, तो पानी को हम नहीं तोड़ सकते, तो इसके लिए पानी का पाचन नहीं होता है। वो जैसे जाता है वैसा ही वो उसका रूप अलग अलग चीज होता है, लेकिन पाचन नहीं होता है। पानी का पाचन नहीं होता, विटामिन के पाचन नहीं होता, खनिज के पाचन नहीं होता। इन तीनों चीजों का पाचन नहीं होता, लेकिन इन तीनों चीजों का पाचन होता है। इन नोट में बता देना। अब देखो पाचन तंत्र 2 भागों में होता है। पाचन तंत्र 2 भाग में होता है, ऐसे लिखना। आहार नाल, आहार नाल में क्या होता है ना, आहार नाल भोजन को जो पचाता है ऐसा अंग। पहले इसका परिभाषा लिखना, आहार नाल। आहार नाल में 6 गो अंगों को बताया गया है और पाचन ग्रंथि है जो साइड से मदद करती है। जैसे लार ग्रंथि पाचन अंग नहीं है, लेकिन साइड से ना ग्रंथियां मदद करती है, थोड़े थोड़े स्रावित करती है अपने एंजाइमों को। उस एंजाइम के माध्यम से क्या होता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो पाचन जो ग्रंथियां होती है जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, ये ग्रंथियां हेतना है। जैसे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर या पित्ताशय, अग्न्याशय और आंतीय ग्रंथि, ये सब ऐसा ग्रंथि है जहां से एंजाइम कुछ निकलता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। आहार नाल में जो अंग होते हैं जो भोजन को थूरने में काम करते हैं, तो मुखगुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सब पाचन तंत्र के अंदर आने वाले अंग तंत्र होते हैं। इसके बाद हम हेडिंग पर हेडिंग बता रहे हैं, सुनो। अब 1 नंबर हेडिंग डालो, आहार नाल क्या होता है? आहार नाल, आहार नाल की परिभाषा सुनो। परीक्षा में पूछेगा आहार नाल किसे कहते हैं, तो कह देना मुखगुहा से लेकर मलद्वार के बीच की लंबाई को आहार नाल कहा जाता है। जहाँ से भोजन मुंह में डालते हो ना, वहां से लेकर जहाँ पैखाना होता है वहां तक के लंबाई जो होता है उसको हम आहार नाल कहते हैं। आहार मतलब भोजन, भोजन के नाल को आहार नाल कहते हैं। तो भोजन आहार नाल किसे कहते हैं? मुखगुहा से लेकर मलाशय के बीच के लंबाई को आहार नल कहा जाता है। आहार नल की लंबाई 32 फीट होती है या 9 से 10 मीटर तक होती है। आहार नल की लंबाई 32 फीट होती है, याद रखना।
अब मुख गुहा 2 नंबर हेडिंग डालो, मुख गुहा क्या होता है बाबू? मुख गुहा क्या होता है, ध्यान से सुना जाए। मुख गुहा याद रखना, मुख गुहा आहार नाल के सबसे प्रथम भाग है। यहाँ से लिखो, हम बोल रहे हैं आहार नाल के पहला भाग मुख गुहा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मुख गुहा में जिह्वा, दांत तथा लार ग्रंथि स्थित होता है। लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी में स्थित होते हैं। लार ग्रंथि हमारे मुंह में कितने प्रकार के हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब 6 गो। हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि है? 3 जोड़ी। पहला जोड़ी का नाम है पैरिटीड, दूसरा है सबलिंगुअल और तीसरा है सबमंडिबुलर। 3 गो हो गया। ये जो पैरिटीड देख रहे हो ना, पैरिटीड जो सांप होता है ना, सांप के यहाँ गंठ में, यहाँ कंठवा में पैरोटीड पाया जाता है। उस पैरोटीड में जो सांपवा का पैरोटीड होता है उसमें जौहर होता है, और ऐसे काटता है ना तो यहाँ से जौहर निकाल कर तुम्हारे जो जिसको काटता है बाबू उसके शरीर में डाल देता है, थोड़ा टॉक्सिन डाल देता है जौहर। तो सांप में पैरोटीड नामक जौहर होता है, और हम लोग में पैरोटीड जो होता है ना वो लार ग्रंथि निकालता है, लार निकालता है। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां होता है। लार ग्रंथि देखो, लार ग्रंथि में लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलता है। अब यहाँ से ब्लू पॉइंट लिखना, लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम निकलता है। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस, 4 प्रकार के एंजाइम निकलता है। लाइसोजाइम के काम होता है कीटाणु, जीवाणु, विषाणु को मारना। जब हम भोजन करते हैं ना तो गलती से कभी कभी मिट्टी उट्टी कभी कभी चला जाता है, मतलब भोजन के साथ साथ कोनो खराब चीज भी चला जाता है, तो उसके साथ जीवाणु, विषाणु, कीटाणु चला जाता है अंदर, तो उससे मारने के काम कौन करता है? लाइसोजाइम। जब भोजन करते मिट्टी चला जाता है तो मुंह में थूर देता है, मुंह में उनको मार के खत्म कर देता है। तो लाइसोजाइम कीटाणु को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च को पचाता है। स्टार्च का मतलब चोकर होता है, जैसे गेहूं के रोटी खा रहे हो, रोटी में जो चोकरा होता है ऊपरा के, तो उस स्टार्च को मतलब जो मिठास चीज होता है तो स्टार्च को अर्थात चोकर को पचाने के काम टाइलिन और डाइस्टेज करता है। दोनों का काम एक होता है। म्यूकस के काम होता है, म्यूकस जो लार ग्रंथि से म्यूकस एंजाइम भी निकलता है, इसका काम होता है भोजन को चिपचिपा पदार्थ बना देता है। चिपचिपा मतलब जब भोजन ऐसे डालोगे मुंह में, जब भोजन डालोगे तो उसे सानता कौन है? लार से देखते हो सन आ जाता है, तो सान पर चिपचिपा बना देता है कौन? म्यूकस बना देता है। यहाँ तक सही है। अब 3 नंबर हेडिंग डालो, ग्रास नली। तो देखो ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और ये मुख गुहा से लेकर आमाशय तक होता है। मुख गुहा से लेकर आमाशय तक होता है। इसमें किसी प्रकार के भोजन के पाचन नहीं होता है, इतना बात लिख लेना। इसके बाद आमाशय आ जाओ। आमाशय भोजन को एकत्रित करता है। आमाशय के काम ये होता है, भोजन जब करते तो आमाशय क्या करता है? थैलिया भोजन को रख लेता है, एकत्रित कर लेता है, और 4 घंटे बाद, लगभग 4 घंटे के बाद छोटी आंत को सप्लाई कर देता है, छोटी आंत में भेज देता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डिएट, फंडिक, पाइलोरी। कार्डिएट आमाशय का, जैसे मान लो आमाशय हो गया, आमाशय हो गया, तो अब यहाँ से 3 भागों में इसे बांट लो। ऊपर के भाग होता है कार्डिएट, तो कार्डिएट में ऊपर के भाग है कार्डिएट। कार्डिएट में HCl की मात्रा पाई जाती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, इतना काम लिख लेना। भोजन को पचाता है और कीटाणुओं को मारने का भी काम करता है। फंडी के काम होता है फंडिक। देखो फंडिक बीच वाला भाग होता है, आमाशय के बीच भाग को फंडी कहा जाता है। इसमें कांटेनुमा संरचना होता है, इससे कांटा पाया जाता है, कांटा जैसा। फंडिक में ना कांटेनुमा संरचना पाया जाता है, इसे रुचि कहा जाता है। जब हमें तेजी से भूख लगता है ना तो ये रुचि या गड़ने लगता है, कांटे जैसा होता है, गड़ने लगता है। और जब गड़ता है तो ऐसा लगता है कि पेट में चूहा कूदता, मतलब भूख लगता है तो ऐसे कहता है ना पेट में चूहा कूदता है। तो कूदने का मतलब है ये गड़ने लगता है, ये कांटेनुमा संरचना ना गड़ने लगता है, इसलिए लगता है कि चूहा कूद रहा है। पाइलोरी का मतलब होता है आमाशय के सबसे निचली भाग पाइलोरी कहलाता है। इसमें जठर ग्रंथियां भी स्थित होती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियां 2 प्रकार के एंजाइम निकालती है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध से दही बनाने के काम करता है। अगर दूध होता है, दूध को कौन पचाता है? रेनिन। तो जिस इंसान के शरीर में रेनिन नामक एंजाइम नहीं होता है
तो वो दूध को नहीं पचा पाता है। तो जब दूध को नहीं पचा पाएगा तो वो आदमी वैसा ही छेड़ाई करने लगता है, मतलब पेट बहने लगता है। तो जो इंसान रेनिन की मात्रा, जिस शरीर में रेनिन नहीं है, इसका मतलब है कि वो दूध को नहीं पचाता है। तो रेनिन के काम होता है दूध को पचाकर दही में बनाना, मतलब दूध से दही बनाना अर्थात दूध को पचाना होता है। पेप्सिन के काम होता है प्रोटीन को पचाना। तो ये हो गया पाइलोरी, हो गया प्रोटीन को पाचन करता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हेडिंग है छोटी आंत। छोटी आंत संपूर्ण भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत करता है। ऑब्जेक्टिव में कई साल पूछा हुआ, कई बेर। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत करता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ है। ड्यूडेनम, इसमें पाचक रस मिलते हैं और भोजन को संपूर्ण पाचन करते हैं। दूसरा होता है जेजुनम। जेजुनम में भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। जेजुनम क्या करता है? जेजुनम छोटी आंत के बीच वाला हिस्सा होता है और जो पाचक तत्व जो होते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उसको अवशोषण करता है। भोजन में पाए जाने वाले जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, ये सब पोषक तत्व होता है। उन सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, अवशोषण करके आप खून में सप्लाई कर देता है। इलियम के काम होता है शेष पोषक तत्व, जो इसमें पोषक तत्व, इस तरह सब पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, लेकिन फिर भी कुछ बच जाता है। तो जो बच जाएगा तो इलियम उनको सधा देता है, खून में मिला देता है और विटामिन 12 को भी अवशोषित कर लेता है। उसके बाद बताओगे बड़ी आंत। बड़ी आंत के काम होता है बड़ी आंत के भोजन में उपस्थित, मतलब पचे हुए भोज्य पदार्थों में से जल को अवशोषण करता है। देखो, मुंह में भोजन में डाले हो, ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में आया है, आमाशय में 4 घंटा टीका है, टीकने के बाद छोटी आंत में आया है, छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन आया है, तो भाई बड़ी आंत में आ गया है। तो बड़ी आंत में क्या करेगा? जल का अवशोषण होगा और तब यहाँ पीछे के रास्ते से निकल जाता है पैखाना। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होता है। तो इलियम पोषक तत्व को ग्रहण करके साथ विटामिन 12 को भी अवशोषित कर लेता है। अब उसके बाद आता है बड़ी आंत के काम। तो बड़ी आंत क्या करता है? बड़ी आंत में जैसे आता है ना, तो उसके बाद से जितना भोज्य पदार्थ में, पचे हुए भोज्य पदार्थ में जल समाहित होते हैं, उस जल को अवशोषित कर लेता है, चूस लेता है, सूख लेता है और मूत्राशय में डाल देता है। मूत्राशय मतलब पेशाब के टंकी में। अब यहाँ से पैखाना पट्ठेस हो जाता है और पीछे के रास्ते से निकल जाता है। तो भोज्य पदार्थ में जल का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत करता है। अल्लाह में मलाशय क्या करता है? मलाशय एक ऐसा भाग होता है, ऐसा द्वार होता है जिसके माध्यम से मल निकाला जाता है, उसे मलाशय कहते हैं, जो पीछे की ओर होता है। तो ये आपका हुआ 5 नंबर में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों में ये सब वीडियो को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर देना।